नमस्कार साथियों, आज की इस विशेष सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 3 विद्वान हमारे साथ हैं। श्रीमान गगन जी जांगीर जो हिंदी के व्याख्याता हैं, अंकित जी यादव जो कॉलेज में ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, और श्रीमान जी सुभाष जी जो हिंदी के व्याख्याता हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उनको लेकर विद्यार्थियों में किस प्रकार की जो समस्याएं हैं, किस प्रकार का जो भ्रम है, उनको लेकर आज हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे कि जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, उसमें किस प्रकार से किसकी तैयारी करें, और रीट में जो है जिसके अंक जो है कम आए हैं उनको आगे क्या करना चाहिए। कक्षा 12 के बाद जो विद्यार्थी जो है वो सतत रूप से अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या उनकी वजह है और कैसे उनको इनकी तैयारी करनी चाहिए, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अंकित जी सर से ये प्रश्न करना चाहूँगा कि जो प्रतियोगी परीक्षा जो है उसको लेकर बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, और फर्स्ट ग्रेड और आपके जो सेकंड ग्रेड है उनमें से अगर कोई बच्चा अगर योग्य है तो वो किसकी तैयारी को वो अपना अधिक महत्व दे। सिर्फ अंकित जी। नमस्कार साथियों। प्रतियोगी परीक्षा की जहाँ तक बात आती है, एकेडमिक और प्रतियोगी की थोड़ी सी तुलना अपन कर लेते हैं। उसमें एकेडमिक में अपने को एक स्कोर करना होता है, उस स्कोर में आपका परसेंटेज जुड़ता है, जबकि प्रतियोगी परीक्षा में एक स्कोर उतना करना पड़ता है जितनी सीटें होती है उन सीटों के अंदर अपना दूसरा साथी है उससे अपने को ज़्यादा अंक लाने होते हैं, और जितनी सीटें हैं उस दायरे में अपने को आना होता है। उसके लिए एक विशेष प्रकार की तैयारियाँ होती है, जैसे कि आप कौन सी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो। ज़्यादातर प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उसमें बहुचयनात्मक प्रश्न आते हैं। उसका एक विशेष संदर्भ ये होता है कि उसमें अपन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, पढ़ने के जो है तरीका ये होता है कि एकेडमिक में थोड़ा सा अलग होता है। उसमें डिस्क्रिप्शन टाइप में जो अपना पूरे विस्तृत रूप से उसको पढ़ते हैं, जबकि इसमें जो बहुचयनात्मक क्वेश्चन आता है उसमें अपना फोकस जो होता है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ों को मार्क करते हुए पढ़ना होता है हमें। अब देखिए, अभी जो वर्तमान समय की जो बात कर रहे हैं, अभी विद्यार्थियों के सामने जो द्वंद्व की जहाँ तक बात आई है उसमें ये है कि फर्स्ट ग्रेड जो व्याख्याता की वैकेंसी है वो भी साथ आ रही है, लगभग 6000 पद आने वाले हैं। उसके बाद में साथ ही सेकंड ग्रेड की जो पद हैं वो 10,000 के लगभग पद आ रहे हैं, और साथ साथ ही एग्ज़ाम होंगे। ये एग्ज़ाम का ड्यूरेशन भी 1 महीने में होगा या लगभग 1-2 महीने के अंदर ये होगा। अब तैयारियों के लिए विद्यार्थियों को जो समय मिलेगा, लगभग एग्ज़ाम का अपन ये मानते हैं कि वैकेंसी आने के बाद में 6 महीने का टाइम मिलता है। तो 6 महीने से 7 महीने के अंदर कौन सी तैयारी की जाए, फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की, ये द्वंद्व रहता है। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एसएस के जो सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान और कला के जो अन्य विषय हैं उनमें थोड़ा सा ये द्वंद्व ये रहता है कि जो एसएस सामाजिक विज्ञान है उसमें आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपको ज्योग्राफी भी, आपको इतिहास भी, आपको अर्थशास्त्र, आपको फिलोसफी, आपको राजनीति विज्ञान, आपको समाजशास्त्र, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जबकि जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होगा। फर्स्ट ग्रेड का जो पैटर्न है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो है जीएस का होता है, जनरल स्टडी का जो पेपर होता है। दूसरा होता है आपके सब्जेक्ट का। जनरल स्टडी में नॉर्मल चीज़ें आती हैं, जैसे आपको राजस्थान की हिस्ट्री आ गई, राजस्थान का भूगोल आ गया, भारत की हिस्ट्री आ गई, भारत का भूगोल आ गया। तो ये चीज़ें जो जनरल चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स का आ गया, मेंटल एबिलिटी का आ गया, थोड़ा स्टैटिक्स आ गया, मैथ आ गया, इंग्लिश आ गया, ये जनरल चीज़ें ये अपने फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं जी। लेकिन मुख्य फोकस जो होता है और मार्क्स के हिसाब से भी डबल नंबर का जो होता है वो सेकंड पेपर होता है। अब सेकंड पेपर की जो तैयारी है वो एकीकृत रूप से अपने को करनी चाहिए। तो इसमें मैं विद्यार्थियों को एक सलाह ये देना चाहता हूँ कि एसएसटी में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको 7 सब्जेक्ट की बजाय एक सब्जेक्ट पर अगर फोकस किया जाए तो वो रणनीति बेहतर होगी। या किसी की जैसे तैयारी है, अगर तैयारी सेकंड ग्रेड की वो पहले से कर रहा है, उसके साथों सब्जेक्ट क्लियर है, तो उसको तो फोकस उस पर सेकंड ग्रेड पे करना चाहिए। लेकिन नई सिरे से या बेहतर रणनीति के साथ करना चाहिए तो एक सब्जेक्ट करना चाहिए। जी सर। तो बहुत अच्छा सर ने एक्सप्लेन किया कि अपने को भ्रमित होने की बजाय अपना जो लक्ष्य है उस पर अपने को फोकस करना चाहिए। मेरा अगला जो प्रश्न है सुभाष जी सर से है कि
कुछ बच्चों के मैसेज भी आए हैं, कमेंट भी आए कि जिनके रीट के अंदर जो अच्छे अंक नहीं आ पाए हैं, उन बच्चों को आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? सर सुभाष जी। सभी को नमस्कार। रीट के पेपर में मानते हैं कि अपने अंक कम आए हैं तो हमें उससे निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रीट के जो एग्ज़ाम हुई हैं वो एक ऐसी स्थिति में हुई कि बार बार तारीखें आगे पीछे होती रहीं और कोरोना काल ने बहुत से लोगों को ऐसा झटके भी दिए घर परिवार में कि लोग संभल भी नहीं पाए। तो हो सकता है कि उस वजह से आप लोगों की तैयारियां फिर ख़राब हो गई हों और बार बार आपको उसमें डिस्टर्ब होना पड़ा, तो यह तैयारी को प्रभावित करने वाला मुख्य बिंदु भी रहा होगा। लेकिन हम हार मान के बैठ जाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। निराश हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहने वाला ने भी कह रखा है कि जीत की तृष्णा और भी बढ़ती जब पढ़ते पद में छाले हैं। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले हैं। तो साथियों, हमें सो के नहीं रहना, हमें जागरूक रहना है। और मैं ये मानता हूँ कि हम ये मान रहे हैं कि हमारे रीट में अंदर एग्ज़ाम में नंबर बहुत कम आए हैं, तो हो सकता है कि अपनी वो तैयारी नहीं हो पाई हो जो हमें करनी चाहिए थी। हमने ये सोचा था कि इतना समय मिलेगा तो हम और अच्छी तैयारी कर पाएंगे, लेकिन हम समय की व्यवस्था यानी कि टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाए और उस मैनेजमेंट की वजह से अपना समय जिस विषय में ध्यान केंद्रित करके लगाना चाहिए था हम उसमें नहीं लगा पाए और पीछे रह गए होंगे, क्योंकि समय ऐसा था। तो हमें अपना टाइम मैनेजमेंट वापस लेना चाहिए और निराशा की जगह हमें आशा रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इस प्रकार से अब अपने आप में कार्य करें कि जो आपकी सफलता है वह अपने आप ही बोलने लग जाए। आपकी मेहनत इस प्रकार की होनी चाहिए कि मेहनत ही बोल जाए कि अब की बार ये व्यक्ति ज़रूर सफल होगा। आपके जो जानने वाले हैं, चाहे मित्र हों चाहे रिश्तेदार हों, वह खुद कहने लग जाएं कि पिछली बार तो ये हो सकता है किसी कारण से रह गया हो, लेकिन अब की बार कोई क्लियर करे या न करे ये ज़रूर क्लियर करेगा। तो हमें उसके लिए सबसे पहले तो अपने को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमने अगर पढ़ाई को जितना समय दे दिया है तो दे दिया मतलब दे दिया। अपने को उस समय से आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना। अपने को अपनी व्यवस्था जो अपने बनाई है, स्व अनुशासन की व्यवस्था है, उस स्व अनुशासन से अपने को आगे नहीं निकलना। किसी भी हालत में अपने को वो चीज़ नहीं छोड़नी। जैसे हम श्वास लेना नहीं छोड़ते, खाना खाना नहीं छोड़ते, पानी पीना नहीं छोड़ते, उसी प्रकार से अपने को इस मैनेजमेंट के ऊपर चलना है कि आज कुछ भी हो जाए मैं अपने आप से बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं करूँगा। मैंने इतने बजे से इस विषय को समय दिया है तो मैं उतने बजे उस समय पर उसको पढ़ूंगा। ये नहीं है कि आज मुझे ये काम हो गया तो आज मैं शायद नहीं कर पाऊँ। हालांकि अपने खूब सारे काम होते हैं और कई बार मन में ऐसा आलस भी होता है कि अपने बहाने भी बना जाते हैं कि नहीं यार, अब वो अपने आप से बहाने बना जाते हैं अपने कि नहीं आज मैं नहीं कर पाऊँगा। ये सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, तो अपने को वो बहाने अपने आप से नहीं बनाने, अपने आप में हमें अपने को लगन लगानी है। दूसरी बात ये रही कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि चलो अब तो डूब रहे हैं और डूबते का भगवान ही सहारा है, तो भगवान भी सहारा उसी को देगा जो स्वयं मेहनत करेगा। डूबते को तिनके का सहारा जरूर मिलता है, लेकिन भगवान का सहारा तो मेहनत करने वालों को ही मिलता है। तिनका शब्द से जो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो तात्पर्य होना चाहिए वो यही है कि यदि आप पढ़ोगे और हिम्मत करके पढ़ोगे, लगन लगा के पढ़ोगे, तो पूरी मेहनत करोगे तो हो सकता है कि भगवान भी आपकी थोड़ी सहायता करे और एक आधा सवाल आपके पास में ऐसा आ जाए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होगा, सब सवाल अपनी दृष्टि में महत्वपूर्ण होंगे। और महत्वपूर्ण सवाल, एक ही सवाल ऐसा हो सकता है जो आपको सफल भी कर सकता है और असफल भी कर सकता है। सफलता और विफलता की जो बीच की रेखा है वो ज़्यादा दूर नहीं आपस में। एक कदम पीछे निकले तो आप विफलता की श्रेणी में आ गए और एक कदम आपने ढंग से रख लिया तो आप सफल हो गए। तो मेरा मानना तो यही है कि हमें पीछे की निराशा को छोड़ देना चाहिए और हमें आगे आने के वाले समय की तरफ ध्यान देना चाहिए। बीती ताई बिसारी दे आगे की सुधी ले, क्योंकि दुख जो है वो हमें पीछे की बातें याद करवाता है और हमें पीछे की बातें याद नहीं करनी और न ही उससे कोई प्रकार का दुख करना। आप लोग देखिए कि बड़े बड़े लोग जो सफल हुए हैं उन्होंने कितनी असफलताएं देखी होंगी। सफलता भी एक प्रकार से कर्म की सीढ़ियां हैं।
कर्म रूपी सीढ़ियों पर चढ़ते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता के पीछे मत भागो, आप सफल होने के लिए प्रयास करें, और प्रयास कभी विफल नहीं जाते। भाग्य का सहारा बिल्कुल नहीं लें। ये भी नहीं कहें कि यार उसकी अच्छी किस्मत थी तो वो तो आज ये बन गया वो बन गया। नहीं, किस्मत अच्छी नहीं थी, उसका भाग्य अच्छा नहीं था, उसकी मेहनत अच्छी थी। हमें मेहनत पर ही फोकस करना है, और अच्छी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कामयाब होंगे। और हमें पीछे की बातों पर ध्यान भी नहीं देना। अगर आप लोग कामयाब हो भी चुके हैं तो भी ध्यान नहीं दे कि चलो मैं तो इस पेपर में कामयाब हो चुका, आगे भी मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, कई बार इस प्रकार की मिथ्या धारणा भी अपने को असफल कर सकती है। और यदि आप असफल हो गए हैं तो आपके सफल होने के ज़्यादा चांस बनते हैं। क्यों? आपको चोट लग चुकी है। आंखें व्यक्ति को चलना सिखाती हैं, दिखाती भी हैं, लेकिन आंखें होते हुए व्यक्ति को ठोकर लग जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति को ठोकर लग जाती है ना, वह व्यक्ति कभी भी गलत जगह पैर नहीं रखेगा और बिल्कुल सही चलेगा। बड़ी मजाक में भी कहा जाता है, एक बार कोई मरीज़ डॉक्टर के पास गया और उसने जाकर कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ठोकर लग गई है और मुझे ढंग से दिखाई नहीं दिया, तो आप मेरी आंखों के लिए कोई ड्रॉप दें ताकि मैं ढंग से देख पाऊँ। तो उन्होंने अपने कंपाउंडर से कहा कि सर के लिए इनके पैरों के लिए कोई ट्रीटमेंट कर दो। तो उन्होंने कहा जी पैरों के लिए ट्रीटमेंट क्यों, मैं तो आंखों के लिए ट्रीटमेंट मांग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आंखों के लिए ट्रीटमेंट तो तब करें जब आपकी आंखें ख़राब हो। आपकी आंखें तो बिल्कुल सही हैं, ठोकर तो पैर से लगी ना, इसलिए ट्रीटमेंट किसका करना है? पैर का करना है। तो आपको पैर के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से यदि हम असफल हुए हैं, रीट में असफल हुए हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहली बार में असफलताएँ हाथ भी आती हैं, असफलता के बाद में सफलता भी आती है, लेकिन अपने आप को हमें अपने स्वयं का इलाज करना है। और स्वयं का इलाज किस प्रकार से होगा कि हमें आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि हम किस विषय में कमज़ोर थे, या अगर जिस विषय में हम कमज़ोर थे तो उस विषय को अपना अच्छा बनाएं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और आपको ये लग रहा है कि नहीं इस विषय में तो मैं बहुत मजबूत था और फिर भी मैं इसमें नंबर कम ला पाया, अंक कम ला पाया, तो हो सकता है अपना टाइम मैनेजमेंट ख़राब था, या हो सकता है कि अपने को अति विश्वास हो गया हो कि हमें ये विषय ज़्यादा आता है और उसकी हम जो महत्वपूर्ण जो बातें थे वो नहीं जान पाए, या हम उसकी विषय की गहराई तक नहीं जा पाए। क्योंकि आजकल ज़माना ही 2020 का है और हम टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। मेरा मतलब कहने का ये है कि 2020 के ज़माने में हमें फटाफट याद करने के चक्कर में टेस्ट मैच को नहीं भूलना चाहिए। टेस्ट मैच में वही टिका रहेगा जो गहराई से खेल के अनुशासन को जानता है, खेल के नियमों को जानता है। तो आने वाला जो कंपटीशन है उसमें भी यदि आप अपने विषय के पूर्ण ज्ञाता हैं, विषय की एक एक बात का गहराई से अध्ययन कर रखा है, तो ही आपके सफल होने के चांस हैं। सतही ज्ञान आपको कभी भी सफल नहीं बना पाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि असफलता से निराश न हो और सफलता पर अपने को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। असफलता हो सकता है कि हम अच्छा प्रयास करें और बिल्कुल साइलेंट प्रयास करें, चुपचाप, तो हम सफल हो सकते हैं। और सफलता की ज़्यादा खुशी बनाएं तो हो सकता है कि अगली बार हमें असफलता का मुँह देखना पड़ सकता है। सफलता पर ज़्यादा खुश न हो और असफलता पर अपने को बिल्कुल भी निराश नहीं होना। मेरी समझ में तो लगभग यही बातें आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर की बातों का अपन सीधा सार ये निकाल सकते हैं कि असफलता जो है वो सफलता की जननी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो ये तो तय है कि या तो सफलता होगी या असफलता होगी, लेकिन जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो अपने पास असफलता भी नहीं आएगी। अगर हमने मेहनत की और हमारे पास असफलता आ गई तो असफलता सफलता की जननी है, इसका मतलब वो सफलता जरूर पैदा करेगी। आगे जो प्रमुख प्रश्न है, जो हमारे जो आसंद का जो क्षेत्र है, इसको लेकर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा ये प्रश्न जो है यहाँ पे फिट बैठता है कि कक्षा 12 के बाद आखिर ठहराव क्यों। जो बच्चे जो हैं कक्षा 12 पढ़ने के बाद, कोई बच्चे तो यहाँ से छोड़कर कोई गुजरात चला जाता है या कोई अन्य काम करने लग जाता है, पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं या जैसे तैसे BA कर लेते हैं, लेकिन एक जो सफलता का जो अनुपात है वो बहुत ही कम है। तो इसको लेकर मैं गगन जी सर से चाहूँगा कि वो अपनी राय रखें। सर। सभी को नमस्कार, और श्रीमान कैलाश जी का भी बहुत बहुत आभार कि आपने इस क्षेत्र में और विद्यार्थियों के हित में आप निरंतर ऐसे प्रयास करते रहते हैं। आपने जो अभी बात कही कि 12वीं के बाद ठहराव क्यों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या में अगर हम मूल कारणों को देखें या मोटे तौर पर अपन इसके कारणों को देखें, ज़्यादा गहराई में अपन नहीं जाएंगे, तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो देखो 12वीं के बाद बच्चे का जो सबसे
मजबूत पक्ष होता है वो होता है उसके लिए एक सही मार्गदर्शन, कि 12वीं कक्षा के बाद बच्चा क्या करे। और मुख्य रूप से तो ये चीज़ कक्षा 10 के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कक्षा 11 में और कक्षा 12 में हम विषय का चयन भी इसी आधार पर करते हैं, भविष्य को देख के करते हैं कि हमें आगे भविष्य में क्या करना है, और उसी आधार पर अपन विषय चुनते हैं। लेकिन कक्षा 12 के बाद यहाँ में जो है बच्चों में अच्छे प्रतिशत भी आते हैं, क्वालिटी भी है बच्चों में, और बच्चे यहाँ पर अगर अच्छी मेहनत करें तो योग्य भी हैं कि अच्छी पोस्ट पे वो जा सकते हैं। लेकिन वो ठहराव जो भी है वो इस वजह से है कि एक तो इसमें घरेलू वातावरण भी बाधित करता है कि अपने घरों में वो माहौल नहीं है, सही। पढ़ाई का वो माहौल नहीं है, तैयारी का वो माहौल नहीं है, अपने आसपास तैयारी का अभाव है, परिवेश थोड़ा सा जो है उसमें एक तैयारी का अभाव है कि कंपटीशन एग्जाम में की तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ बहुत कम है, बहुत कम है। तो जब कोई बच्चा तैयारी करता है तो वो क्या करता है, उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो खुद की इच्छा शक्ति होती है। यहाँ अपने शिक्षा में मनोविज्ञान में एक नियम चलता है थॉर्नडाइक का कि तत्परता का नियम, और वो नियम यही कहता है कि अगर हमारे अंदर खुद के अंदर किसी चीज़ को पाने की अगर इच्छा शक्ति नहीं है, कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती किसी पे वो चीज़ थोप नहीं सकते। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर वो चीज़ उन बच्चों में कक्षा 12 से वो चीज़ उनको मिले कि आपको भविष्य में अगर सही मार्गदर्शन मिले और वो इच्छा शक्ति उनके खुद के अंदर हो कि मेरा जो गोल है वो मुझे पाना है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर वो तैयारी करें तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अच्छी किताबों का चयन करें। जो सफल व्यक्ति हैं, यहाँ से जो सफल हैं, अपन ये नहीं करें कि अपने से यहाँ जो भी सफल व्यक्ति हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं और अन्य किसी क्षेत्र में हैं, तो या कंपटीशन फाइट करके जो गया है बंदा, तो उस व्यक्ति से आप राय ले सकते हो, अपने गुरुजनों से आप राय ले सकते हो, या बिल्कुल उनके अनुभव का फ़ायदा मिलेगा। आप अपने जो भी आदर्श जिनको मानते हो, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत निजी तौर पे सबकी अलग अलग सोच होती है, और उस आधार पर सब अपने अपने शिक्षकों को हम आदर्श मानते हैं, या अपने कॉलेज में हो सकते हैं और बाहर किसी क्षेत्र में हो सकता है, तो हम उनसे राय मशवरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अपने आसपास लोगों में क्या होता है कि एक 90% बना के भी उनके अंदर एक आत्मविश्वास नहीं होता है, आत्मविश्वास का अभाव होता है कि मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ क्या। बच्चों को कई बार हम जैसे प्रत्यक्ष तौर पे उनसे हम प्रश्न करते हैं तो उनके अंदर ये होता है कि सर वो चीज़ हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो जनरल में, हम तो इसमें हैं, हम तो इसमें, तो ये चीज़ तो हमें बिल्कुल दिमाग से निकालनी होगी। और दूसरी चीज़ कि यहाँ एक रोज़गार भी आसानी से सुलभ हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, और कक्षा के 12 के बाद बच्चे मतलब थोड़े से पैसे के लिए कहीं इधर उधर जॉब में चले जाते हैं, काम करने लग जाते हैं और पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पर वो क्या है, उनके वो ठहराव आ जाता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से निरंतर नहीं जुड़े रहोगे तो फिर आप किसी भी कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते। तो कक्षा 12 के बाद बीए का जो 3 साल है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और यहीं से व्यक्ति की नींव पड़ती है, क्योंकि कक्षा 12 तक तो हमें ये पता ही नहीं होता है, आधे बच्चों को तो अपने गोल का ही नहीं पता होता है। और कक्षा 12 के बाद जब वो गोल निर्धारित करके अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, उस समय ये बच्चे क्या होते हैं, किसी अन्य जॉब पे होते हैं, कोई अन्य काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्रियों में चले जाते हैं और कहीं चले जाते हैं, तो उस वजह से उनके वो ठहराव आ जाता है। और फिर जब ये वापस उस चीज़ में आते हैं तो देखो, वापस किसी चीज़ को पाने के लिए अगर बीच में अगर आपने गैप दे दिया, अंतराल दे दिया, तो वापस उसी अवस्था में आने के लिए देखो वक्त लगता है, निरंतरता का अभाव होता है, तो उस वापस उतना वो समय फिर दे नहीं पाते हैं, उस वजह से वो फिर पिछड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से तो यही कारण हो सकते हैं, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। बच्चों की कई आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। एक यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये भी है कि एक बच्चों को क्या है कि अपन देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, छोटी अवस्था में उनकी शादियाँ हो जाती हैं, और छोटी अवस्था में सबसे बड़ा कारण है ये, छोटी अवस्था में शादी होने का मतलब है कि आप पर घर की जिम्मेदारियाँ जल्दी आ जाती हैं, और घर की जिम्मेदारी जल्दी आ गई तो आप देखो अपनी जिम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ सकते, और फिर आपको उतना वक्त मिलता ही नहीं है तैयारी का। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यानी जो पृष्ठभूमि है अपने घर की, अपने आज समाज की, उसको मजबूत करना होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे जो कई बार कॉल भी आते हैं, कई व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, फेसबुक पे या यूट्यूब का जो चैनल है उस पर भी कई बार कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर मेरा जो सब्जेक्ट है वो एसएस है और मैंने ज्योग्राफी में एमए कर रखी है, तो मैं एसएस से सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या ज्योग्राफी में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, कौन सा विकल्प जो है मेरे लिए अच्छा रहेगा, किस में मुझे ज़्यादा संभावनाएं हैं, किस प्रकार से अगर मैं तैयारी करूं इनकी तो किस प्रकार से मेरे लिए अच्छा माध्यम या अच्छी पुस्तकें जो है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो अंकित जी सर है वो थोड़ा ज्योग्राफी में कॉलेज प्रोफेसर भी है तो वो थोड़ा बेहतर तरीके से इसको समझा पाएंगे सर। एसएस में जैसे कि मैंने पहले बताया, एसएस और कला संकाय के विषय की, अब बात ज्योग्राफी की है तो ज्योग्राफी में ये बताना चाहूँगा आपको, अगर 7 वैकेंसी आती है दोनों की तो आपको बिना सोचे समझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। वो इसलिए करनी है क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है। उसकी पृष्ठभूमि ये है कि आपने उस सब्जेक्ट से एमए किया है, आपने उसमें ग्रेजुएशन में पढ़ा, आजकल नया नियम भी है, ग्रेजुएशन में पढ़ा आपने उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में कम से कम आधा तो जानते हैं। तो अब उसको करना है, आप अकेडमिक से उसको कंपटीशन में ही कन्वर्ट करना है। अकेडमिक जो पढ़ा है उसको कंपटीशन के हिसाब से कैसे पढ़ना है, बस इतना ही आपको करना है। उसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि एक तो आप 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें कुछ सब्जेक्ट तो आपको पढ़े हुए ही नहीं होंगे। जैसे 7 सब्जेक्ट है तो आपने ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट ही पढ़े होंगे, बाकी कंपटीशन के लिए आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, उसकी नई समझ डेवलप करनी पड़ेगी। एक समझ वाला जो सब्जेक्ट है उसी में अगर आप फोकस करके पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है उसमें क्या क्या अपने को पढ़ना चाहिए, उसके लिए देखिए इसमें निर्धारित जो सिलेबस है उसमें बाकायदा अलग अलग दिया हुआ है कि ये 12th लेवल का आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। तो उसमें जैसे 12th लेवल का जो अपना जो भी आता है सिलेबस है, उससे जो क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए अपने को 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है, या राजस्थान बोर्ड की जो भी चलती है एनसीईआरटी सिमिलर सी चलती है ये, तो उनको पढ़ना है सबसे पहले अपने को, उसी में अपने को समझ बढ़ानी है। वो चीज़ें अपने को पढ़ी हुई है, फिर भी उनको एक बार दोबारा पढ़ना है और आगे पढ़ना है अपने को। जैसे भौतिक भूगोल है उसके लिए सविंदर सिंह पढ़ना है, महेश बर्णवाल की बुक पढ़नी है, मानव भूगोल आपको पढ़ना है, मानव भूगोल के लिए एस.डी. कौशिक की अच्छी बुक आती है वो पढ़ना है, कृषि भूगोल के लिए आप तिवारी की बुक पढ़ सकते हैं। तो ये बुकें हैं, मानक बुकें हैं, वो पढ़ सकते हैं। साथ में एक क्रॉनिकल का वैकल्पिक भूगोल आता है वो भी आप पढ़ें। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी सब्जेक्ट पढ़े, जितना भी पढ़े, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड जो पेपर हैं उनको देखें, पुराना पेपर देखें। सबसे पहले जो है पुराने पेपरों के अध्ययन करें, जो भी 2013 से जब से ये हुआ है उससे पहले के भी अगर अवेलेबल है तो उनको करें। मॉडल पेपर देखें, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उस समय भी पेपर देखें। अगर बीच में तैयारी का भाग आधा हो गया, आपने 2-3 महीने पढ़ लिए, उस समय भी आप पेपर देखें और लास्ट में भी पेपर देखें। प्रैक्टिस वाला जो भाग है उसको मजबूत करते रहें आप। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सीधी भाषा में अगर अपन कहें कि अगर हम योग्य हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए तो हमें सेकंड ग्रेड के बजाय अपने को फर्स्ट ग्रेड को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि उसमें अपना जो एक ही सब्जेक्ट होता है उसमें अपनी जो पकड़ है वो अच्छी होती है। सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और सभी सब्जेक्ट को कवर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे मैं सुभाजी सर से पूछना चाहूँगा कि जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें जो फर्स्ट पेपर लगता है, जनरल पेपर सभी के लिए सेम लगता है, तो जो फर्स्ट पेपर है अधिकांश, क्योंकि जो सब्जेक्ट जो होता है उस पर तो सभी की पकड़ होती है, समस्या जो करता है वो फर्स्ट पेपर करता है, और फर्स्ट पेपर को किस प्रकार से कैसे तैयारी करेगी उस पर हमारी जो पकड़ है वो अच्छी बने और हम अच्छा स्कोर उसमें कर पाएँ सर। ज़रूर सर। जब समस्या थोड़ी सी बड़ी हो तो अपने को मुस्कुरा देना चाहिए क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो सभी प्रतिभागियों के लिए एक प्रकार से समस्यात्मक ही रहा है। क्यों रहा है कि सभी विषय के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन ये तो बहुत से विषयों का समायोजन एक साथ है, दायरा बड़ा। हाँ, दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर समस्या थोड़ी सी ज़्यादा हो तो अपने को थोड़ा सा मुस्कुरा देना चाहिए, इजी वे में लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम उसको देख के घबराएं नहीं। हालांकि हमने पढ़ रखा है, सुन रखा है कि एक साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए, लेकिन इसके विपरीत चलना पड़ेगा अपने को। क्यों चलना पड़ेगा? इसमें तो अपने को सारा कुछ एक साथ ही साधना है। तो मैं तो इसको इस प्रकार से लेता हूँ कि जैसे हम प्राचीन ग्रंथ में पढ़ते रहे हैं कि सूर्य भगवान जो हैं वो घोड़ों पर सवार होकर निकलते हैं, तो मैं मानूंगा कि सूर्य भगवान खुद बन जाइए और ये आपके घोड़े हैं। अलग अलग विषय हैं, इसमें 7 विषय हैं,
तो सातों के सातों विषयों को ये मानिए कि ये आपके घोड़े हैं और आपको एक साथ लेकर चलना है, और सारे के सारे पावरफुल हैं। यूँ नहीं है कि कोई सा भी हल्का है, किसी भी विषय को आप हल्के में नहीं ले सकते। सभी विषयों पर आपको बराबर फोकस करना पड़ेगा, और सभी विषय एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। वो आपको डराने का प्रयास भी करेंगे, देख मेरे पास इतना वजन है, मेरे पास इतने अंक हैं, क्या तू मुझे ज़्यादा चाहेगा या इसको ज़्यादा पसंद करेगा। तो आपको उस समय धैर्य नहीं खोना कि नहीं मैं ज़्यादा वाला पढ़ूंगा, कम वाले को मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। सभी बराबर है, सब महत्वपूर्ण है। शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, मेरा मानना ये है। और हमें यहाँ पर सबको एक साथ साधना भी है, तो हमें उसके लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जैसे आप जिस विषय के विशेषज्ञ हैं तो उस विषय पर थोड़ा सा ध्यान कम केंद्रित करें। इसका मतलब ये नहीं कि केंद्रित नहीं करें, कम केंद्रित करें, क्योंकि वो आपके मेन विषय के साथ में अपने आप ही पूर्ण होने की संभावनाएं उसकी हो रही हैं। और जिस विषय में आपका पार्ट कमज़ोर चल रहा है, जैसे बात करें अपने कला वर्ग की, तो कला वर्ग के लिए जैसे इसका एक मुख्य विषय आ रहा है अपने सामने, गणित और तर्क शक्ति। तो गणित और तर्क शक्ति में मेरे ख्याल से कला वर्ग का जो विद्यार्थी है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तो हमें वहाँ पर घबराना नहीं है, बल्कि अपने को उस चुनौती को सामने रखना है कि हाँ, मैं इस चीज़ को तो सबसे पहले पूरा कर ही सकता हूँ। अपने विषय में एक आधा नंबर कम आ सकता है, लेकिन इस विषय को तो मैं सबसे ज़्यादा हल कर सकता हूँ। क्योंकि उस समय जो हम करने जा रहे हैं, तो पढ़ने वाले भी सारे अपने समान ही होते हैं, पढ़ने की विषय वस्तु भी सबके पास एक जैसी होती है। बहुत सारी अपने पास पुस्तकें होती हैं और बहुत सारे अपने पास गाइडें भी होती हैं, और हम गाइडेंस भी लेते रहते हैं। तो इसका मैं तो ये मानता हूँ कि पढ़ने वाले सभी बराबर पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारा नंबर उत्तर देने का आता है, उस समय हमने उस चीज़ को कितना पढ़ा था, उस पर विश्लेषण कितना किया था, और उस समय परीक्षा कक्ष में हम उस चीज़ को किस प्रकार से सही ढंग से सोच पाते हैं। अगर सही ढंग से सोच पाएंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। पढ़ेंगे सब बराबर, लेकिन जो थोड़ा सा हटके पढ़ेगा वह उनकी तुलना में क्या जाएगा, सबसे आगे जाएगा। वही बात है कि दौड़ करने वाले जब दौड़ रहे होते हैं तो सभी बराबर दौड़ते हैं। कुछ मेरे जैसे होते हैं जो शुरू में भाग लेते हैं, बड़ी स्पीड से भागते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है, लाइन सामने दिख रही है, लेकिन दौड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। और कुछ समझदार भी होते हैं जो शुरुआत में इतना जोर नहीं लगाते, लगातार परंतु धीरे धीरे परंतु लगातार चलते हैं और सतत प्रयास करते हैं। सतत प्रयास करते करते और वो सब जब रेखा दिखने लग जाती है तो उस समय वो अपना दमखम पूरा लगाते हैं और सबसे आगे वो निकल जाते हैं। तो हमें वही दमखम रखना है, यानी हमें किसी भी विषय को कमज़ोर नहीं मानना, किसी भी विषय को यूँ नहीं कि इसको कम समय देंगे उसको ज़्यादा समय देंगे, नहीं, सभी को बराबर समय दें और बीच का जो गैप है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। लगातार प्रयास करते रहें और करें और करें, और जब परीक्षाएं बिल्कुल पास में आएँ तो हमें इतना अच्छा प्रयास करें। जैसे सर ने अभी बताया कि आप मॉडल पेपर से तैयारी कर सकते हैं, आप नेट से तैयारी कर सकते हैं, आपके पास आरपीएससी की बुक्स गाइडें हैं, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए तो मैं आपको एक विशेष राय ये भी देना चाहूँगा कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कभी भी अकेले में न करें, ये मेरा निजी मानना है। हाँ, इसके लिए ग्रुप डिस्कस होनी बहुत ज़रूरी है, और जितना भी आप इसमें गलत करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो समूह चर्चा की जाएगी तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर गलत दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम पहले पढ़ के आए लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी निकलती हैं हमें पता नहीं है। लेकिन समूह चर्चा में वही चीज़ें अपने सामने आती हैं और अपने को ये होता है, अरे इसका उत्तर ये होना चाहिए था, और मैं तो ऐसा सोच रहा था। टॉपिक का निचोड़ हो जाता है। हाँ, टॉपिक का निचोड़ हो जाता है, और वहाँ पर अपने को अपना भी दिखाई देने लग जाता है कि अपने कितने पानी में है, और अपने को ये भी महसूस होता है कि इसकी तैयारी इस प्रकार से है और मेरी तैयारी यहाँ तक की है, तो मुझे क्या करना है। वो प्रश्न आ जाते हैं, बिल्कुल वो प्रश्न आते हैं। आप जो उस समय चर्चा कर रहे होते हैं तो उस चर्चा में भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो आपको पता भी नहीं थे या आपको पता थे, लेकिन उसका उत्तर इस प्रकार से भी हो सकता है, वो अपने को नहीं पता था। एक नया तरीका मिलता है अपने को, और वो तरीका अपने को परीक्षा कक्ष में बड़ी मदद करता है। कई बार तो ग्रुप जो अपने समूह चर्चा करते हैं उसमें इस प्रकार की बातें होती रहती हैं कि रात को सपने में भी याद आती हैं और सपने में भी याद आती है कि हमने ये चर्चा की थी, और सुबह उठते ही कुछ बच्चों को याद रह जाती है तो वो उन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो आपने अपने सपने लिखे हैं, कागज़ के ऊपर सपने लिखे हैं, और अब आपको प्रयास करने हैं कि वो सपने हकीकत में पूरे भी किए जाएँ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे इसमें पहला पार्ट इसका इतिहास से संबंधित है, और इतिहास बीती हुई बातें हैं और लोग इसको देख के घबराते हैं, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है।
हमें इतिहास के उन्हीं टॉपिक्स को उठाना है जो अपने सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस में देने के पश्चात हमें उन टॉपिक्स को बड़ी विश्लेषण करके देखना है कि ये अपने से पूछना क्या चाहता है। पूछते समय हमें ये देखना है कि ये मैटर किस लेवल का है, माध्यमिक लेवल का है या उच्च माध्यमिक लेवल का पूछा है या स्नातक लेवल का पूछा है या स्नातकोत्तर लेवल का पूछा है। जिस लेवल का पूछा है तो हमें उसी प्रकार की पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। अगर हमसे उच्च माध्यमिक स्तर का पूछा है तो हमें राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनका सहयोग लेना चाहिए। और उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं इतिहास के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अवेयरनेस पूछता है। कोई काम हुआ तो वह इस प्रकार से हुआ तो उसके कारण बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण कारण जानना चाहता है जो कि हमें उसमें बताना पड़ता है। और हमें उसमें बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारियाँ अति आवश्यक होती हैं। और तथ्यात्मक जानकारियों के अतिरिक्त यदि उसमें कुछ और वो गहराई में जाएगा तो हमें उसके लिए संदर्भ ग्रंथों की भी आवश्यकता पड़ती है, हमें वो भी देखनी चाहिए। और इसी प्रकार से इतिहास के अंदर भी मैंने जो इसमें अभी पाठ्यक्रम में देखा था, राजस्थान का इतिहास भी अपना अच्छा महत्व रखता है। तो राजस्थान के इतिहास के लिए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जी जैसे ये इतिहास की जो बुक्स आती हैं राजस्थान की अपने कॉलेज लेवल में, तो वो ज़्यादा उसमें बेनिफिट कर रही हैं। और इसी प्रकार से उसके अंदर जो गणित आ रही है वह सिर्फ 10वीं लेवल की आ रही है। तो तर्क शक्ति भी ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन अपने को इतना भी नहीं मानना कि कमज़ोर है अपने सामने, अपने को तो उसको बहुत महत्वपूर्ण लेके चलना है। तो गणित की तैयारी हम 10वीं लेवल से कर सकते हैं। बात रही अपनी हिंदी और अंग्रेजी की, तो माध्यमिक स्तर का है, लेकिन अपने को उच्च माध्यमिक स्तर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत से लोगों की दौड़ में आगे निकलना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन मेरा मानना ये है कि अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है। भाड़ का मतलब जब उसके अंदर चने को डालेंगे तो वो गर्म होगा, तो जो बिल्कुल निगोड़े होंगे वो उसके अंदर आप समूह में डाल दे फिर भी वो अकेले ही पड़े रह जाएंगे लास्ट तक। लेकिन जो भाड़ फोड़ने वाले हैं वो तो स्वयं फूट के आगे आ रहे हैं ना, तो हमें उसी प्रकार से फूट के आगे आना है। यानी अपने को स्वयं सतत प्रयास करने पड़ेंगे। और अपना प्रयास तो यही है कि हम तो नीचे से आग जला सकते हैं, हम आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन भाड़ तो आप लोगों को ही फोड़नी पड़ेगी। और बिल्कुल अपने को जो हमने आज तक पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग हटके सोचना है, क्योंकि वैसा तो सारे सोच रहे हैं। अगर वही हम सोचेंगे तो हम उनमें से भीड़ से अलग नहीं हो पाएंगे, और भीड़ से अलग नहीं होंगे तो अपने को कामयाबी नहीं मिलेगी। इसी क्रम में इसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, शिक्षण मनोविज्ञान भी है, तो वो भी हमें पढ़नी चाहिए। और स्कूल मैनेजमेंट है, शिक्षण मनोविज्ञान है, तो ये ऐसे विषय वस्तु हैं जिनको अपने एक बार अगर गहराई से पढ़ लें, समझ के पढ़ लें, रट्टा लगा कर नहीं पढ़ें, समझ के पढ़ लें कि इसमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। और इस प्रकार की समझ कब पैदा होगी, जब हम एक दूसरे से समूह में चर्चा करेंगे। और समूह में चर्चा करने के पश्चात वही चीज़ें वास्तव में ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू में अटक के पढ़ते हैं, लेकिन जब वो पढ़ना सीख जाते हैं तो उनके पास जब छोटे बच्चों को और बिठाया जाता है तो वो बच्चे पहली बार में बिना अटके पढ़ते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि वो बच्चा पहले जो गलतियां कर रहा था उसको पता है कि मैंने इस प्रकार से गलतियां की, इसलिए मैं यहाँ अटका था। लेकिन वो आगे उनको बताएगा कि भाई यहाँ इस प्रकार से आप गलतियां नहीं करें तो आप बिल्कुल आगे निकल जाएंगे। अपने पास टाइम बहुत कम है। यदि हम ये देखेंगे कि किस प्रकार की गलती हुई है, किस प्रकार से उसका संश्लेषण विश्लेषण किया जाए, तो अपने पास समय कम रह जाएगा। तो हमें उस प्रकार के लोगों की जो राय है वो लेनी चाहिए, जो इस विषयों को पहले निकाल चुके हैं और जो इस चीज़ में असफल हो चुके हैं। और जो सफल हो चुके हैं उनसे भी राय लेनी चाहिए। वो बता सकेंगे कि सफल कैसे हुए, और असफल होने वाले अपने को बताएंगे कि असफलता हमें इस वजह से मिली थी। तो अपने को दोनों चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राय सबके लें और उसके बाद में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें उसी विषय पर कि मुझे इसमें आगे निकलना है और ये विषय मुझे आ रहा है तो इसको मैं किस प्रकार से थोड़ा सा और बेटर ढंग से करूं, ताकि जो लोग कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा आगे निकल जाऊं। हार और जीत का अंतर बहुत कम रहेगा, ये आपको पता ही है। जो जितनी भी मेरिट है वह शायद प्रतिशत में आगे पीछे हो जाती है, और कुछ बार तो प्रतिशत में भी लोग बराबर होते हैं तो उम्र का भी हो जाता है। तो इस प्रकार की भीड़ भाड़ में हमें लाखों में एक बन के दिखाना है। कुछ लोग यूँ मानते हैं कि अपने विषय में ही कमज़ोर रह जाते हैं, अपने विषय में रह जाते हैं, मतलब जो हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसी विषय में ही हमारे फर्स्ट पेपर में नंबर कम आ जाते हैं। तो बड़ी छोटी सी बात है
ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि अपने को अति विश्वास हो जाता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा है, मैं इसको निकाल दूंगा, और उसी विश्वास के चक्कर में हम मात खा जाते हैं। बाद में अपने से कोई पूछता है कि ये तो आपका विषय था, आप इसमें पीछे कैसे रह गए, तो हम नॉर्मल सी बात हंसी में टाल देते हैं कि यार दीपक तले अंधेरा होता ही होता है। लेकिन अपने को थोड़ा सा अलग सोचना चाहिए कि दीपक तले अंधेरा नहीं होता। दीपक एक ऐसी चीज़ है जो अंधेरे के साम्राज्य को ख़त्म करके उसकी छाती के ऊपर बैठा है। वो कह रहा है कि अंधेरे का साम्राज्य था और मैंने इसको समाप्त कर दिया और इसके ऊपर बैठा हूँ, अगर दम है तो नीचे से निकल के दिखाए। इसी प्रकार की सोच अपने को रखनी है कि कितना भी लेंथी पेपर है, कितने भी इसमें अलग अलग विषय हैं, लेकिन मेरे में ये क्षमता है कि मैं सब विषयों को कवर कर सकता हूँ, और कवर करने के पश्चात मैं इसमें सबसे आगे निकल के भी दिखा सकता हूँ। तो हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित अपने मन में घबराहट नहीं होनी चाहिए। पेपर के टाइम में मैं आपको बता दूं, प्रतियोगी परीक्षा में हम अच्छी तैयारी करते हैं और हमारा नॉलेज भी अच्छा होता है, लेकिन एंड टाइम पर हम द्वंद्व में फंसते हैं कि उत्तर ए सही है या उत्तर बी सही है। दोनों उत्तर अपने को समान लगने लगते हैं, तो वहाँ पर आगे कौन निकलता है? वहाँ पर आगे वही निकलता है जो धीरे धीरे पढ़ के गया था। यूँ नहीं है कि हमने आज 100 पेज कर दिए, इस किताब को मैंने 1 महीने में पूरा कर दिया। कुछ लोग किताब पूरी नहीं कर पाते लेकिन फिर भी कामयाब हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि विषय की वो समझ गहराई से लेते हैं, और विषय की जो समझ गहराई से लेंगे तो वहाँ पर जाने के बाद में ये द्वंद्व उनके सामने नहीं आएगा, और ये द्वंद्व सामने नहीं आएगा तो आप जो कन्फर्म करोगे वह उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। तो मेरी सोच यही है कि अपने को सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना है, सभी विषयों की गहराई तक जाना है, चाहे विषय वो आपका पर्सनल ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको उसको कमतर नहीं आंकना है। आपको ये देखना है कि हालांकि जैसे मैं हिंदी से हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि हिंदी के तो 4 ही क्वेश्चन आएंगे, उसको मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। क्यों नहीं पढ़ूँ भाई? पेपर में तो एक क्वेश्चन के कारण आगे पीछे हो जाएगा मामला, और एक प्रश्न ज़्यादा गलत हो गया तो -3 नंबर तो जा रहे हैं, 0.33 नंबर जा रहे हैं, वो भी अपने डिफरेंस इतना ज़्यादा कर गए तो अपने सोच ही नहीं सकते, फिर वेटिंग देखते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो हमें किसी भी विषय को कमतर नहीं आंकना, और किसी विषय में अपने आप को भी ज़्यादा नहीं आंकना कि ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। सीखने की जिज्ञासा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समूह चर्चा इसमें करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर की बात का सीधा सारा अपन ये निकाल सकते हैं कि अपन सबने बचपन में वो कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी है कि खरगोश तेजी से भागता है और फिर आगे जाकर रेस्ट करने लग जाता है, लेकिन कछुआ जो निरंतर चलता रहता है। तो यानी हमें भी ये नहीं कि फटाफट कोर्स करके भी यार अब तो मेरा कोर्स हो गया, आराम से मैं रिलैक्स हो जाऊँ, नहीं। कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, लेकिन लगातार पढ़ें, एग्ज़ाम तक पढ़ते रहें, जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक पढ़ते रहें, तभी अपने को सफलता मिलेगी। आगे जो मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड की, तो जो नोटिफिकेशन आया तो नहीं है अभी हालांकि ऑफिशियल, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक जो पोस्टें जो आ रही है, बता रहे हैं कि जो हिंदी जो है सबसे अधिक लगभग 1400 से 1500 के बीच में सुनने में आ रहा है कि 1462 पोस्टें जो दिखाई दे रही है कि सबसे अधिक पोस्टें हिंदी की आ रही है। तो अधिकांश लोगों का रुझान भी ये है कि जो हिंदी में क्वालिफाई हैं, कि मैं कुछ ऐसे भी हैं जो ज्योग्राफी में भी है, हिंदी में भी है, पॉलिटिकल में भी है, ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। तो हिंदी में अच्छी पोस्ट है तो बहुत सारों की कोशिश है कि क्यों ना मैं हिंदी से तैयारी करूं। तो हिंदी से अगर मैं तैयारी करूं फर्स्ट ग्रेड की, तो जो सेकंड पेपर हिंदी है उसको किस प्रकार से बेहतर तरीके से और लक्ष्य भेदी तैयारी किस प्रकार से की जाए, गगन जी सर? बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हिंदी में ही आ रही है, 1462 पोस्ट हैं। बाकी जैसे पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, इनमें भी अच्छी पोस्टें हैं। लेकिन अगर हम पोस्टें देख के अगर हम तैयारी करें कि 1462 पोस्टें हैं और अगर मैं हिंदी से तैयारी कर लूँ तो वो मेरे हिसाब से मुश्किल है। ये तो अधिकांश सोचते हैं कि यार इसमें हाँ, पोस्ट सोचते हैं कि पोस्ट देख के कभी तैयारी नहीं होती है। तैयारी 1400 में से अगर अपने को सिलेक्ट होना है तो अपने को तो एक पोस्ट चाहिए, 1461 माइनस करनी पड़ेगी। तो अपने को तो एक पोस्ट के लिए तैयार होना है। और इसमें ये होता है कि जैसे मान लो हिंदी में थोड़ी बहुत भी रुचि रखने वाला होता है ना, उसमें वो एक संजीवनी का काम करती है वो ज़्यादा पोस्टें, वो थोड़ा सा क्या प्रेरित हो जाता है यार कि मैं भी साथ में कोशिश करके देख लूँ, और अच्छा भी है, करनी भी चाहिए। लेकिन जैसे अभी एक सबसे बड़ी समस्या है कि दोनों भर्तियाँ एक साथ आ गई है। सेकंड ग्रेड का भी नोटिफिकेशन आया है और फर्स्ट ग्रेड का भी आया है, और दोनों में ही अच्छी पोस्ट हैं। तो जो हिंदी से सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ बच्चे जैसे पिछले एग्ज़ाम में जैसे 2018 की फर्स्ट ग्रेड जिन्होंने दी है और जहां वो बॉर्डर लाइन पे रहे हैं, पॉइंटों में मतलब रह गए या सेकंड ग्रेड में पॉइंटों में रह गए, तो उनको ये मान लो कि 70-80% तैयारी तो उनकी है हिंदी विषय से जो तैयारी कर रहा है। दूसरी बात है
जो मतलब फ्रेशर तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका नींव मजबूत है तो देखो पहले उनको सबसे पहले क्या चाहिए कि हिंदी में दोनों में से एक डिसाइड करना होगा कि उनको तैयारी कैसी करनी, सेकंड ग्रेड की करनी है या फर्स्ट ग्रेड की करनी है। और मेरे हिसाब से मैं अगर कहूँगा मेरे व्यक्तिगत तौर पे तो मैं ये कहूँगा कि उनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें सेकंड ग्रेड का समाहित हो जाता है, लेकिन सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड का रह जाएगा, ये है। और सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड का सारा आ जाएगा आपका, उससे अधिक पढ़ना पड़ेगा तो आप उसको आसानी से कवर कर पाओगे। दूसरी चीज़ इसको क्या है कि अपन अगर अपना सिलेबस देखें हिंदी का तो 4 स्तर पर उसको बांट रखा है। इसमें पहला स्तर जो होता है उसमें अपना उच्च माध्यमिक स्तर का आता है, जैसे सर ने अभी बताया, सुभाष जी ने, अंकित जी सर ने, कि उच्च माध्यमिक स्तर में आता है जिसमें अपने गद्य खंड है, पद्य खंड है, जिसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं और उससे उन्हें ज्ञान और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी कई व्याकरण से संबंधित उसमें सामान्य व्यवहारिक व्याकरण आ जाती है, कार्यालय लेखन आ जाता है, अपने जो विधाएँ हैं गद्य में जो विधाएँ होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। और एक अपने एनसीईआरटी की जो सिलेबस है अभी चल रहा है, कक्षा 11 और 12 की जो अनिवार्य और साहित्य की जो बुक्स हैं हिंदी की, उनमें जो कवियों का समावेश है, उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न, उनकी विधाओं से संबंधित प्रश्न, और उस कक्षा 12 में और तो जो पाठ के अंदर की यानी विषय वस्तु से संबंधित सौंदर्यात्मक भावबोध वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, अर्थग्रहण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लगभग इस एनसीईआरटी अपने कक्षा 11-12 से 25 या 30 प्रश्न आते हैं, आराम से आ जाते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के हम देखें तो जिसमें स्नातक स्तर पे अपन जाएं तो अपन हिंदी साहित्य का इतिहास आ जाता है, जिसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ना होता है। स्नातकोत्तर यानी स्नातक स्तर स्नातकोत्तर पे जाएं तो वहाँ पर अपने काव्य शास्त्र में जैसे अपने ये काव्य प्रयोजन है, हेतु है, लक्षण है, या रसपति है, ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्ति है, रोजानिस का उदात्तवाद है, ये जो पाश्चात्य जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो सारा उसमें आ जाता है। उसके बाद अपने शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट भी हिंदी में ही आते हैं 30%, तो वो भी शिक्षा शास्त्र से संबंधित, और एक सूचना तकनीकी वाले जो शिक्षण अधिगम में उनका समावेश उपयोग, वो प्रश्न भी पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न आते हैं वो। तो उसको अपने को अगर तैयार करना है तो हमें एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होगा कि अपने को एक तो अच्छे राइटरों की बुक लानी होगी, जिसमें अगर अपन व्याकरण की बात करें या तो उसमें अपन जैसे हिंदी में अच्छे व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु, बहुत अच्छी बुक आती है, राघव प्रकाश जी की बहुत अच्छी बुक आती है, मनोज जी मिश्रा की भी व्याकरण की अच्छी बुक आती है, और एनसीईआरटी की जो कक्षा 9 से 12 की अच्छी बुक है, अगर हम इनसे व्याकरण तैयार करें तो आराम से आसानी से हो सकती है। टाइम तो देखो लंबा लगेगा इसमें। अपन ये सोचें कि सबसे बड़ी समस्या ये भी देखने को मिली है, यहाँ पे एक बीच में थोड़ी सी दूसरी बात बताऊंगा कि जब विज्ञप्ति जारी होती है तो बच्चे क्या करते हैं कि विज्ञप्ति आती है उसके बाद हथियार उठाते हैं। समस्या ये सबसे बड़ी है यहाँ तो, उसके बाद हथियार उठाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि जब विज्ञप्ति जारी हो तब तक हमें पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद तो हमें क्या करना है कि अपने आप को उसके लिए यानी निरंतर जोड़े रखना है, अभ्यास करना है, रिवाइज करना है कि निरंतर अपना जो सिलेबस है उस 2-3 महीने के पीरियड में हम कम से कम 2-3 बार उसको रिवाइज कर लें, और वो भी सरसरी नज़र से। तो इसके लिए यानी वो चीज़ है कि वो पहले विज्ञप्ति को ना वेट करें, विज्ञप्ति से पहले 1 या 2 साल कम से कम समय चाहिए, तैयारी के लिए लंबा समय चाहिए, और 8-10 घंटे रेगुलर देने पड़ेंगे इसमें। दूसरी चीज़ जैसे आगे अगर अपन देखें तो उनमें इतिहास है, एक तो आप इतिहास को और इन चीज़ों को पढ़ने के लिए क्या एक टाइम टेबल होना होगा। अच्छी जो बुक जिसमें जैसे इतिहास पढ़ते हो तो आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ सकते हो, नगेंद्र का इतिहास पढ़ सकते हो, बचन सिंह का इतिहास पढ़ सकते हो। ये किताबें मैं जो बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक किताबें और अच्छे जो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा है, जिनसे आप कुछ बचकर जाएगा ही नहीं। दृष्टि का पब्लिकेशन की भी बुक आती है, मनोज मिश्रा की भी, सर मनोज जी हैं उनकी भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बुक आती है। तो वो अच्छी बुक है, जो आपको अच्छी लगी उनमें से आप अध्ययन कर सकते हो। काव्य शास्त्र में भी भगीरथ मिश्र हैं, डॉक्टर विवेक शंकर हैं, मनोज जी हैं, इनकी अच्छी बुक आती हैं, इसमें पढ़ा जा सकता है। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें एस के मंगल की बुक है, उसमें बहुत यानी आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उससे। आपके अच्छी बुक से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, भ्रम वाली स्थिति नहीं रहती है।
कई बार अपन चीज़ों को एक तथ्यात्मक जानकारी लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो तथ्य तो अपने को मिल जाते हैं लेकिन उसकी गहराई में अपन नहीं जा पाते पीछे हैं। का जो हाँ, उसको जो पीछे का जो कारण है, पूरी चीज़ों को अपन उसकी वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए उस चीज़ को विस्तृत पढ़ो। विस्तृत पढ़ने से बच्चे बचते हैं। प्रतियोगी ज़्यादातर क्या है कि कम किताबों से सफलता पाना चाहते हैं, कम पढ़ के, तो शॉर्टकट में। तो वो शॉर्टकट इसका यानी कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट से आप छोटे स्तर के एग्जाम तक जरूर आप रिस्क ले सकते हो, पर बड़े स्तर के अगर एग्जाम पे जा रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको विस्तृत अध्ययन करना होगा, अच्छी मानक बुकें पढ़नी होंगी और वो भी एक लंबे समय तक और लंबे टाइम देना होगा। सिटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। दूसरी चीज़ कि इसमें जैसे अगर आप इसमें दे रहे हो तो आपको सप्ताह में क्या करना चाहिए, एक बार अपने ने जो एक सप्ताह में आपने जो पढ़ा उसको एक बार संडे को रिवाइज कर लेना चाहिए कि और खुद के नोट्स तैयार करो, अपनी तरीके से प्रश्न बनाओ। पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सॉल्व पेपर को पढ़ो कि किस तरह से वो प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी प्रकृति को समझो, जिससे कि आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि पीछे किस तरह का प्रश्न पूछा गया है और आगे प्रश्नों में से प्रश्न निकलते हैं, आगे इसमें से अपन कैसे प्रश्न और निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्या है, वो पक्ष मजबूत होता जाएगा। मतलब सवाल के उत्तर की व्याख्या होनी चाहिए। व्याख्या होनी चाहिए। दूसरी बार एक अपने जैसे हमारी तरफ के अपन चलें तो अब जब तैयारी करते हैं, साल 2 साल जब तैयारी लंबी हो जाती है हमारी, तो हमारे खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नींद में ही वो चीज़ हमें अभी बता रहे थे सर, वो आने लग जाती है। नींद में अपन बड़बड़ाने लग जाते हैं और दूसरे देखने वाले ये कहते हैं यार ये बावड़ो हो गए, हमारा कौन कहता है कि ये बावड़ो हो गए, पागल हो गए। अगर वो संज्ञा अपने को मिलने लग जाए ना, तो समझो कि अपनी तैयारी सही है, मंजिल पे पहुंचने वाला। बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो अपने ये आजकल सोशल मीडिया का फ़ोन जो है, वो ये सबसे बड़ा बाधक है। अगर आप साल 2 साल तैयारी कर रहे हो तो इस फ़ोन से तो आपको बिल्कुल ये फेसबुक और इनसे दूर रहना होगा और साइट हाँ, इनसे बिल्कुल दूर रहना होगा, क्योंकि इसमें आपको क्या उन चीज़ों से जुड़ना है जिसमें आपकी जो मतलब बाधक ना बने तैयारी में, आपका सहयोग करे, आपको मतलब फ़ायदा हो, उन चीज़ों से जुड़े रहना है। बाकी जो इस क्षेत्र में आए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो खुद इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, उनको ज़्यादा बताने की वैसी आवश्यकता नहीं है। और सिलेक्शन भी उन्हीं के होने हैं जो अभी बॉर्डर पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज की जो परिचर्चा थी मुख्य रूप से अपनी ये थी कि जो भर्तियां आ रही है उसमें किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से अपन जो है लंबे समय से और सब्जेक्ट जो है उसको पकड़ बना के अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। ये जो कार्यशाला है आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और आगे किस टॉपिक पर हम चर्चा करें ताकि आपको भी उसका फ़ायदा मिलता रहे। और सर जो है मेरे अच्छे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर हम जो प्रश्न इकट्ठे करेंगे और सर से बार अपन बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।